11 जनवरी 1982 साल 1982। ये वो समय था, ये वो दिन था जब हमारे देश का पहला एनकाउंटर मुंबई के वडाला इलाके में होता है। एनकाउंटर एक ऐसे डॉन का, एक ऐसे शख्स का जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि अगर उस शख्स, वो डॉन आज जिंदा होता तो शायद हमारे देश में जो बम ब्लास्ट, जो मुंबई में दंगे, जो ये चीजें होती हैं वो ना होती। एक डॉन जो अगर जिंदा होता तो शायद आज दाऊद इब्राहिम इतनी ऊंचाइयों तक ना पहुंचा होता। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज की कहानी एक ऐसे डॉन की है, एक ऐसे भाई की, एक ऐसे माफिया की है जिसे मुंबई का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा डॉन होने का तमगा हासिल था। एक ऐसा डॉन जिसकी वजह से ही हमारे देश में एनकाउंटर की प्रथा शुरू हुई। इससे पहले आज तक कोई एनकाउंटर हुआ नहीं था। एक ऐसा डॉन जिसने सीधा सीधा दाऊद की नाक में दम कर रखा था और दाऊद के ऊपर नकेल भी कसी थी। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस डॉन मान्या सुर्रे की कहानी के ऊपर। तो मान्या सुर्रे का जन्म रानपुर, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी के नाम से अब जाना जाता है, वहां पे 8 अगस्त 1944 में होती है, यानी कि आज़ादी के कुछ साल पहले। अब मान्या अपने समय में, उस समय जब ये पैदा होता है, जब इसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ती है, बहुत ही होशियार, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था। ये पढ़ने लिखने में इतना अच्छा, इससे लोग अमूमन सवाल पूछने आते थे, या फिर कोई चीज़ें जो गणित, विज्ञान या फिर ऐसी अंग्रेजी की चीज़ें होती जो किसी को समझ नहीं आता, वो मान्या से पूछा जाता। और ये बाकायदा खुशी खुशी उनके सवालों के जवाब देता, सब कुछ चीज़ें बताता, क्योंकि ये बहुत ही सरल स्वभाव का इंसान था। यहाँ तक कि जब ये बीए में पहुँचता है, आमतौर पे आप खुद सोचिए कि उस समय बीए करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस समय जब ये कीर्ति कॉलेज से बीए करने पहुंचता है, तो उस समय भी इसके लगभग 66%। उस समय ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि अगर किसी छात्र का, किसी स्टूडेंट का 66% आता हो तो। लेकिन उस समय भी मान्या सुर्रे का 66 यानी कि 66% ग्रेजुएशन में आता है। इसका सब कुछ सही चल रहा होता है, पर्सनालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी, बॉडी भी काफ़ी मजबूत। अब आमतौर पे एक नए उम्र के लड़के, मुंबई के लड़के जो करते हैं, 3-4 लोगों का एक दोस्ती वाला ग्रुप होता है, जिसे कुछ की भाषा में गैंग कहा जाता है, कुछ की भाषा में ग्रुप कहा जाता है। इसका भी ये भी होता है, पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी। तो अगर स्कूल में या फिर कॉलेज में कोई झगड़ा, कोई विवाद होता तो बाकायदा उसमें हिस्सा लेता, और जो इसे समझ में आता, किसी को डांटता, किसी को धमका देता, किसी किसी को मार पीट देता। अब पढ़ने में भी अच्छा, और इन सब मामलों में भी थोड़ा सा इसका एक दिलचस्पी, इसकी एक रुचि थी। लेकिन इसका ऐसा कोई आपराधिक बैकग्राउंड था नहीं, अपने पढ़ाई पे काफ़ी फोकस था। और ये उस समय माना जाता है कि ये यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहता था, इसे डीएम बनने का शौक था। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन इसका एक भाई था, सौतेला भाई, चचेरा भाई, भार्गव। वो आपराधिक मामलों में जुड़ा रहता है, उसकी गतिविधियां थोड़ी सी आपराधिक थी। यहाँ तक कि माना जाता है कि जो भार्गव था, उसका अपने इलाके में, दादर इलाके में एक तरह से नाम चलता था, तूती बोलती थी। अब पहली बार साल 1969, 1969 में मान्या सुर्रे का नाम एक कत्ल के मामले में, जो कि भार्गव ने किया था, उस मामले में मान्या का भी नाम आ जाता है कि इस कत्ल में भार्गव और मान्या ने मिलकर इस आदमी का कत्ल किया। अब यहाँ से पहला ऐसा मामला था जिसमें मान्या सुर्रे का नाम पुलिस रिकॉर्ड में आता है। मान्या कहता रहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया। हालांकि मैं स्कूल वगैरह में, थोड़ी सी मेरी गैंग है, मैं ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन मैंने किसी का कत्ल नहीं किया आज तक, मैं निर्दोष हूँ। मामला कोर्ट में जाता है। अब चूंकि ये भार्गव का छोटा भाई था, और भार्गव पहले से आपराधिक मामलों में दर्ज था, तो पुलिस, अदालत, कानून, सबको यही लगता है कि ये कत्ल मान्या ने किया, और इसे भी भार्गव के साथ उम्र कैद की सजा हो जाती है। और सजा होने के बाद, चूंकि भार्गव एक कुख्यात अपराधी था और जेल में भी इसके काफ़ी दुश्मन थे, तो भार्गव को और मान्या को, दोनों को मुंबई के जेल में न बंद करके पुणे की जेल में भेजा जाता है। अब यहाँ से मान्या जो है, जो एक सीधा साधा लड़का, पढ़ने लिखने वाला लड़का, इतना ज़्यादा ब्रिलियंट, वो अपराधियों की सही सही संगत में आता है। वहाँ पे उसे एक से एक अपराधी, एक से एक ऐसे लोग मिलते हैं जो अपराध की जग में, पता नहीं, ना जाने कितने अपराध उन्होंने किए, कैसे कैसे तरीकों से किए। तो वहाँ पे इसे नए नए तरीके अपराध करने की, नई नई चीज़ें, नए नए जुगाड़, कैसे अपराध होता है, कैसे मर्डर किया जाता है, कैसे बैंक लूटा जाता है, ये सब चीज़ें मान्या धीरे धीरे वहाँ पे सीखने लगता है। और वहाँ जाने के बाद इसकी कुछ वहाँ के लोकल लोगों से, जो जेल के कुछ पहले से, जैसे बाहर गैंग होती है वैसे जेल के अंदर भी गैंग होती है, तो कुछ गैंग वालों से इसका झगड़ा होता है।
और इस झगड़े में थोड़ा सा ये इसकी पर्सनालिटी अच्छी थी, इसकी बॉडी अच्छी थी, फिजिक अच्छी थी, तो मान्या उन लोगों पे धीरे धीरे हावी होने लगता है। कुछ को तो ये मारपीट भी देता है। तो जब वो उन लोगों को मारता है जो जेल में पहले से राज कर रहे थे, तो जो पहले से उन लोगों से मार खाए थे वो सीधा सीधा आके मान्या के संपर्क में हो जाते हैं, मान्या के पीछे खड़े हो जाते हैं, मान्या से जुड़ जाते हैं। और एक तरह से जेल में भी मान्या का अब नाम चलने लगता है, इसकी गैंग बन जाती है, इसका जो तमगा था, जो रुतबा था, वो जेल में बढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे ये खबर जेल प्रशासन को भी पहुंचती है और जेल प्रशासन अब मान्या को एक अलग लॉकर में रखता है, एक अलग जेल में रखता है। लेकिन उसका कुछ फायदा हो नहीं रहा था, क्योंकि जो मान्या का गैंग था, जेल का गैंग था, वो तो अपनी तरह से एक्टिव था। मान्या जिसे चाहता उसे मरवा देता, जिसे चाहता वो करवा देता। और देखते ही देखते मान्या का नाम, मान्या सुर्रे, उस जेल के लिए, पुणे की उस जेल के लिए एक सरदर्द हो गया। अब जेलर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो डायरेक्ट कोर्ट में जाता है और इस मामले की शिकायत करता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो कोर्ट से फैसला आता है कि अब मान्या सूर्य को वहाँ से निकाल के मुंबई के एक जेल में डाल दिया जाए, मुंबई की जो जेल है वहाँ पे डाल दिया जाए। तो मान्या को वहाँ से उठा के रत्नागिरी, जहाँ इसका जन्म स्थान था, वहीं की जेल में इसको डाल दिया जाता है। अब जेल में इसे कुछ समझ नहीं आता इस वहाँ के, चूँकि वहाँ पे इसका दबदबा था, यहाँ पे अकेला, इसके हिसाब से कोई चीज़ें होती नहीं है। तो ये हड़ताल यानी कि अनशन, धरने पे बैठ जाता है, खाने को लेकर, ऐसी चीज़ों को लेकर बार बार ये धरने पे बैठ जाता। अच्छा, मान्या जब तक जेल में था इसका एक ही शौक था, ये उपन्यास, क्राइम की जो उपन्यास विदेशी होती थी, जो कि पढ़ने में अच्छा था, इसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, तो ये उन उपन्यासों को पढ़ता और अपराध के जुर्म के नए नए तरीकों को सीखता कि बैंक कैसे लूटी जाए, क्राइम कैसे किया जाए, मर्डर कैसे किया जाए, मर्डर करके पुलिस की आंख में धूल कैसे झोंका जाए, भागा कैसे जाए। ये सब चीज़ें ये उपन्यास पढ़ पढ़ के सीखता रहता था। और इधर ये हड़ताल पे बैठा है, इसकी तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ती है, क्योंकि कई दिन से खाया नहीं था। अब शायद इसका ये प्लान था कि क्या था, और इसे ले जाके जेल के अस्पताल में डाल दिया जाता है। और वहाँ से एक दिन ये मौका पाके उस जेल से, उस अस्पताल से भाग जाता है। और ये अब ये जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मान्या सुर्वे, अब वो आज़ाद था। बाहर आते ही ये अपने जो पुराने साथी थे, जो पुराने दोस्त थे, उनसे एक बार फिर से मिलता है और अपनी गैंग फिर से बनाता है। और साल 1980 में उसकी शुरुआत में ही ये एक एम्बेसडर कार को अपने उन दोस्तों के साथ लूटता है, उन साथियों के साथ लूटता है। और उसे लूटने के बाद फिर उसका इस्तेमाल एक बैंक की लूट, एक केनरा बैंक की लूट, जिसमें उसने 1.5 लाख रुपए की लूट की थी, उसमें भी वो करता है। अब मान्या सुर्वे ऐसे ऐसे करके इसका गैंग भी बढ़ता जाता है, चूंकि ये लूट रहा है, डायरेक्ट लोगों को फायदा हो रहा है, जो इससे जुड़ रहे हैं, आज जुड़े, कल कोई बैंक लूटा, लाख 1.5 लाख आ गए। तो इसकी गैंग, इसकी जो तादाद थी वो बढ़ती जाती है। अब उसमें माने जाने कुछ लोग जैसे शेख मुनीर, विष्णु किशोर सावंत, ऐसे ऐसे जो अपने समय के बहुत माने जाने रॉबर, बहुत माने जाने माफिया थे, बहुत माने कुख्यात ऐसे बदमाश थे, वो भी इसकी गैंग में, इसकी सरपरस्ती में अपना काम, अपना धंधा बढ़ाने लगते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं। और इसका कद, इसका नाम धीरे धीरे मुंबई में, उस रत्नागिरी से निकल के पूरे मुंबई में फैलने लगता है। और इधर 80 के दशक में, 80 के दशक के पहले मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड था, उसका एक नियम था कि कोई, चूंकि उसमें करीम लाला थे, वर्धा थे, हाजी मस्तान, जिनके ऊपर सुल्तान मिर्जा जिन्हें भी कहा जाता है, ये सब लोग थे, बहुत सीधे साधे डॉन थे, जिस किसी के बारे में तो ये भी रिकॉर्ड है कि उसने एक गोली नहीं चलाई। तो करीम लाला, हाजी मस्तान, राजन वर्धा, इन सब का इलाका बटा होता है। और ये सब लोग एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते, एक दूसरे के क्षेत्र में, एक दूसरे के इलाके में नहीं जाते, ना कोई किसी से मतलब रखता, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने धंधे करते, जुबान के पक्के, वसूलों के पक्के। ये सब 1980 के पहले की चीज़ें थी। उधर हाजी मस्तान की भी 1980 आते आते उम्र हो गई थी, वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा पीछे हट रहा था। राजन वर्धा का भी जो उम्र थी, जो उसकी गैंग थी, धीरे धीरे घटती चली जा रही थी। तभी इसी बीच एक नया नाम सामने आता है, सादिक और दाऊद। ये दोनों नाम अंडरवर्ल्ड में बहुत तेजी से आगे आते हैं। और अब चूंकि हाजी मस्तान भी हट गया था और राजन वर्धा भी हट गया था, तो इनके सामने जो सीधा कंपटीशन होता है वो करीम लाला की गैंग से होता है। करीम लाला जो कि अंडरवर्ल्ड पे उसमें राज कर रहा था, उसके सामने एक नई गैंग,
एक नया नाग फन फैलाए सादिक और दाऊद के रूप में खड़ा होता है। अब दोनों में काफी बार ऐसी मुठभेड़ें होती है, एक दूसरे के साथियों को, एक दूसरे के गैंग के लोगों को मारना, ये सब चीजें आम हो गई थी। 1980 के पहले जहाँ सड़कों पे कभी खून की छींटे नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि एक दूसरे का इतना सम्मान था, कभी आमना सामना ऐसे काउंटर होता ही नहीं था। 1980 के बाद दाऊद और करीम लाला के गैंग के बीच में आए दिन मुठभेड़, आए दिन गोलीबारी, कभी इनके 10 लोग मरे, कभी इसके 5 लोग मरे, ऐसे ऐसे होता रहता। और पुलिस के लिए भी जो चीजें अब तक बहुत इजीली हो जा रही थी, डॉन भी अपना कमा खा रहे थे, अपनी तरीके से अपना धंधा कर रहे थे, अपना स्मगलिंग कर रहे थे, तो पुलिस वालों के लिए कोई बड़ी सिरदर्द थी नहीं। लेकिन अब जब मुंबई की सड़कों पे खून बहने लगा, इधर मान्या सूर्य का भी नाम बैंक लूटने में, इन सब अपराधों में, मर्डर करने में, इन सब चीजों में आने लगा, तो पुलिस के सामने 3 बड़े नाम, 3 बड़ी गैंग एक तरह से सामने आ गई। एक करीम लाला, जो अपनी शख्सियत, अपने वजूद, अपनी बादशाहत को बचा रहा था। एक दाऊद, जो अपने तरीके से उस करीम लाला की जगह को लेना चाहता था, उस जगह पे राज करना चाहता था। एक मान्या सुर्वे, जिसे पूरी मुंबई पे राज करना था। अब तीनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते, लेकिन मान्या सुर्वे बैंक और ये सब लूटपाट की चीजें करता था, तो उसका डायरेक्ट मुकाबला ना तो करीम लाला से था, ना तो दाऊद से था। लेकिन करीम और दाऊद, सादिक, ये दोनों लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। और फिर इनकी दुश्मनी को देखते हुए पुलिस वाले भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ होता भी, एक बार तो कहा जाता है कि हाजी मस्तान उर्फ सुल्तान मिर्जा, जिसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं सुल्तान मिर्जा, वो भी एक बार समझौता करवाता है, दोनों को कुरान पाक पे हाथ रखवा के कसम खिलवाता है कि आज से आप एक दूसरे के साथियों को नहीं मारेंगे, एक दूसरे की चीज़ों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे के धंधे में टांग नहीं अड़ाएंगे। अब करीम लाला और दाऊद ये कसम खा लेते हैं, दाऊद का भाई सादिक की कसम खा लेते हैं, लेकिन करीम लाला को दाऊद की जो बढ़ती शख्सियत थी, बढ़ता कद था, वो करीम लाला को समझ नहीं आता, वो रास नहीं आता। अब चूंकि वो कसम खा चुका था, सुल्तान मिर्जा की बड़ी इज्जत थी, जुबान भी दे चुका था, तो अब उसे कुछ समझ नहीं आता। तो उसे इसी बीच एक नाम सुनाई देता है, मान्या सुर्वे, जो कि अभी नया नया पनप रहा था, और जिसके बारे में कहा जाता है बहुत डेयरिंग है, इसने पुलिस वालों को भी मारा है, ऐसी बैंक को लूटा, ये किया, बहुत दिमागी भी, जहीन दिमाग है। तो करीम लाला सीधा सीधा मान्या सुर्वे से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम जो बोलोगे, जितना पैसा बोलोगे मैं दूंगा तुम्हें। दाऊद, उस समय दाऊद छोटा नाम था, दाऊद का बड़ा भाई सादिक, वो बहुत बड़ा नाम था मुंबई के अंडरवर्ल्ड में। तुम्हें सादिक को हटाना है मेरे रास्ते से। अब मान्या सुर्वे को भी ऐसी चीज़, ऐसे डेयरिंग भरे काम बड़े अच्छे लगते थे, तो मान्या सुर्वे भी सीधा सीधा हाँ कर देता और उस काम को हाथ में ले लेता है। और काम को हाथ में लेने के बाद उनकी मुखबरी, उनकी सर नज़र रखने में सादिक के पीछे लग जाता है और मौके की तलाश में रहता है कि कहाँ से कैसे क्या जुगाड़ लग जाए कि मैं इसको मार के इसको रास्ते से हटा लूँ। और इधर एक गैंग करीम लाला मुझसे मदद मांग रहा है, इस गैंग को हटा दूंगा तो मुंबई पे सीधा सीधा नाम मान्या सुर्वे का हो जाएगा। उसका प्लान ये था। तो कहीं से उसे खबर मिलती है, जो डेली वो रेकी करवाता था, वहाँ से मान्या सुर्वे को खबर मिलती है कि जो सादिक है वो सिद्धि विनायक मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप है, रात को लौटते वक्त वो वहीं पे तेल भरवाएगा, वहीं पे डेली भरवाता है, वहीं पे भराएगा, आज भी भरवाएगा। तो इतनी खबर मिलने के बाद जो मान्या सुर्वे है वो अपनी गैंग के साथ 20-30 लोगों के साथ अपनी गाड़ी में, 2 गाड़ियों के साथ उसी पेट्रोल पंप के आसपास सादिक का वेट करने लगते हैं। अब जैसी सूचना मिली थी, सादिक सचमुच उस पेट्रोल पंप पे आता है और तेल भरवाने लगता है, गाड़ी से बाहर निकलता है, सिगरेट जलाता है, सिगरेट पीता है और पेट्रोल पंप वाले को तेल डालने को कहता है। अब मान्या सुर्वे जब देखता है कि सादिक आ चुका है तो सीधा सीधा अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और दाऊद के भाई सादिक को गोलियों से भून के, उसके साथी और मान्या सुर्वे गोलियों से भून के रख देते हैं और सादिक की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब अगले दिन, ये चूंकि घटना रात की थी, अगले दिन सारे न्यूज चैनल, सारी मीडियम ये खबर कि दाऊद के भाई सादिक की मौत, दाऊद के भाई सादिक की मौत। पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, अब तो पूरी मुंबई की सड़कें खून से रंग दी जाएंगी। पहला शक करीम लाला पे आता है, करीम लाला से पूछताछ की जाती है, करीम लाला मना कर देता है। दाऊद भी अपने तरीके से पता करता है कि उसके भाई को किसने मारा, कैसे मारा, तो वहां से भी खबर आता है कि करीम लाला नहीं, ये कोई नया लड़का है मान्या सुर्वे, वो मारता है मेरे भाई, उसके दाऊद के भाई को। अब पुलिस और दाऊद के लिए
मान्या सुर्वे से बड़ा दुश्मन कोई था नहीं। अच्छा, उस समय कहा जाता है, ये बात भी कई बार सामने आई कि दाऊद और पुलिस के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, क्योंकि करीम लाला पहले से बहुत बड़ा नाम था और पुलिस को करीम लाला को ख़त्म करवाना था, तो उसके लिए एक नया चेहरा, नया नाम जो था दाऊद था। तो पुलिस की दाऊद से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी दोस्ती थी। हालांकि इसका एक अलग पहलू भी है कि दाऊद जो है पुलिस वालों को खरीद रखा था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका प्रमाण है कि करीम लाला को ख़त्म करने के लिए, उसको मिटाने के लिए दाऊद के ऊपर पुलिस का पूरा हाथ था। तो अब दाऊद और पुलिस, इन दोनों का दुश्मन एक साथ मान्या सुर्वे था। इधर जो बैंक वगैरह ये सब लूटा था, इस सब मामलों में पुलिस की बड़ी फजियत होती, बड़ी थू होती, और इधर एक जेल से भागा हुआ भी था। तो चारों तरफ से मान्या सुर्वे की तलाश शुरू होती है। पुलिस को एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। मान्या सुर्वे के दोस्तों को पकड़ा जाता है, उठाया जाता है, लेकिन मान्या सुर्वे का कहीं पता नहीं चलता। पुलिस अपने तरीके से लगी होती है, उसके स्पेशल लोग अपने तरीके से लगे होते हैं, कभी इधर दबिश डालते, कभी उधर, लेकिन मान्या सुर्वे का कहीं पता नहीं। तभी दाऊद का एक गुर्गा पुलिस के पास फोन करता है और कहता है कि अंबेडकर कॉलेज के पास एक ब्यूटी पार्लर है, आज शाम को मान्या सुर्वे वहां अपनी एक, उसकी गर्लफ्रेंड है विद्या जोशी, उससे मिलने के लिए मान्या सुर्वे वहां पे आएगा, और ये बड़ी पक्की रिपोर्ट है। अब पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो 18 लोगों की एक टीम, 18 लोगों की एक टीम 3 अलग अलग गाड़ियों में, आधुनिक हथियारों से लैस, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब मान्या सुर्वे के ये लोग पहले भी पकड़ने जाते थे तो मान्या सुर्वे डायरेक्ट गोली चलाता, न बात करता न कुछ करता, सीधा सीधा गोली चला देता। तो आधुनिक हथियारों से लैस होकर मान्या सुर्वे को पकड़ने के लिए 18 लोग की एक टीम जाती है। इधर बताए गए समय पे मान्या सुर्वे आता है, और आने के बाद जैसे ही गेट खोलता है, चूंकि अब पुलिस के रिकॉर्ड में, चूंकि वो जेल भी जा चुका है, तो उसकी फोटो थी, सब कुछ थी, सारी चीजें थी, और मान्या कोई अपराध छुप के करता नहीं था, तो सारे लोग पहचान जाते हैं। इधर मान्या भी पहचान जाता है कि ये पुलिस वाले आ चुके हैं और शायद मेरा एनकाउंटर करेंगे या मुझे पकड़ लेंगे। तो अपने पुराने रिकॉर्ड, अपने पुराने अंदाज के अनुसार मान्या सुर्वे निकाल के रिवॉल्वर से गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस वाले भी मुस्तैदी से तैनात थे, और पुलिस वाले सीधा सीधा 5 गोली मान्या सुर्वे के सीने पे मार देते हैं। मान्या सुर्वे को 5 गोली लगती है, मान्या सुर्वे गिर जाता है। अब नियम के अनुसार, और शायद ये हमारे देश का पहला एनकाउंटर भी था, इससे पहले किसी बदमाश को, किसी गुंडे को, किसी डॉन को गोली नहीं मारी गई थी। तो जो पुलिस का नियम है, जो भारत का संविधान है, उसके अनुसार गोली मारने के बाद चाहे जितना भी बड़ा अपराधी अगर वो मरा नहीं है तो उसे आप पुलिस प्रशासन अस्पताल लेके जाएगा, और उस जगह से, अम्बेडकर कॉलेज से अस्पताल महज 10 किलोमीटर की या फिर 10 मिनट की दूरी पे था। और उस समय इतनी ट्रैफिक थी नहीं, जैसे आज तो इतनी ट्रैफिक है, शायद आप 10 किलोमीटर हो सकता है 1 घंटे में पहुंचे, लेकिन उस समय इतनी ट्रैफिक, इतनी गाड़ियां थी नहीं, थोड़ी बहुत बसें थी, थोड़ी बहुत कारें थी, रोड बड़े साफ से रहते थे, और पुलिस की गाड़ी हो या फिर एम्बुलेंस हो, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे भी रास्ता आदमी दे देता है। तो कायदे से जब उसे गाड़ी में डाला जाता है और उसे 10, तो देखते हैं कि मान्या सुर्वे की जो सांसें चल रही थी, तो उसे कायदे से तो 10 से 15 मिनट में अस्पताल पहुंच जाना था, लेकिन आधा घंटा बीत जाता है, वो गाड़ी अस्पताल नहीं पहुंचती, 1 घंटा बीत जाता है। तो मान्या सुर्वे से पूछता है कि क्या सच में मारने का ही प्लान है क्या? तो वहां से एक इशारे इशारे में एक स्माइल पुलिस वाला देता है, जिससे पता चल जाता है कि उसका जो प्लान था, मान्या सुर्वे को बचाना ही नहीं था। जो चाहते तो 10 से 15 मिनट में उसे अस्पताल पहुंचा के बचा लेते थे, लेकिन उनका प्लान था कि उसे तब तक ऐसे मुंबई के गोल गोल चक्कर लगवाओ, ताकि जब हम अस्पताल पहुंचे तो इसकी सांसें टूट चुकी हों। इसलिए उस गाड़ी में मान्या सुर्वे को डाल के गोल गोल घुमाया जा रहा था, और फिर पुलिस जो चाह रही थी वही हुआ। थोड़ी देर बाद मान्या सुर्वे की गोली लगने की वजह से मौत हो गई, और इसी के साथ हमारे देश के पहले हिंदू डॉन, पहले सबसे पढ़े लिखे डॉन, एक ऐसा डॉन जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो जिंदा होता तो आज दाऊद इतना ऊंचाई पे, इतनी आगे ना पहुंचता है, ना ही हमारा जो 1993 का मुंबई में सीरियल ब्लास्ट था वो होता, ना ही ऐसे डॉन, ऐसे रंगदारी, ऐसे गैंगवार जो अभी मुंबई में खून खराबा हो रहा, ना वो चीजें होती, ना बॉलीवुड पे अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल होता। ये सब चीजें अगर ये मान्या सुर्वे रहा होता, जिंदा रहा होता, तो शायद ये चीजें ना होती। और पुलिस वालों की सबसे बड़ी गलती जो आज तक की मानी जाती है कि अगर उन्हें सपोर्ट करना था तो दाऊद को ना करके मान्या को करते, तो शायद चीजें ज्यादा अच्छी होती। तो फिलहाल ये थी कहानी भारत के सबसे पढ़े लिखे डॉन मान्या सुर्वे की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।